नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। इंसान की जरूरतें उसके जीवन में उसकी दिशा और उसकी गतिविधि को निर्धारित करती हैं। अब ये जरूरतें कितनी जायज और नाजायज होती हैं, इस पर उनके जीवन में होने वाले अच्छे बुरे घटनाक्रम तय होते हैं। हाँ सर, मैंने फोन कर दिया, बस आती है सर। हाँ सर। फोन किसने किया? हाँ सर, मैंने किया। आइए सर। ये देखिए सर, ये रूम है। तुम्हारा ही क्लाइंट था ना? नाम क्या था इसका? सर, रूम तो विवेक गरोडिया के नाम से बुक किया था सर। ठीक है, बाहर रुको। मैंने देखो बॉडी पे कोई आइडेंटिफिकेशन मिलता है क्या? भी हो सकता है कि जिसने भी ये कत्ल किया है ये उसे अच्छी तरह से जानता हो, उस पर भरोसा करता हो और इसीलिए उसे इसने अंदर लिया हो। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, इसकी बॉडी पोस्टमार्टम में भेजो और इसकी फैमिली को इन्फॉर्म। ओके सर। होटल में सीसीटीवी कैमरास तो होंगे ना? सारा फुटेज लो। सर, आप तो जानते ही ये होटल कैसा है सर। सर, दुनिया से छुपते छुपाते लोग यहाँ पे आते हैं सर। अब यहाँ पे भी सीसीटीवी लगाएंगे तो कौन आएगा सर? तुम्हें कब पता चला ये हुआ? सर, क्लाइंट ने रूम 3 बजे तक के बुक किया था। मैंने इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया सर, इसलिए मैंने वेटर को खिड़की से झांकने को कहा। क्या रूम बुक किया तो कोई लड़की भी आई होगी साथ में? सर, पहले तो कोई नहीं आया था सर, लेकिन बाद में एक 40-42 साल की औरत आई थी। कितने बजे आई थी वो? करीब 1 बजे के आसपास सर, और 1-1.5 घंटा रुकी थी सर। नाम क्या था उसका? सर, हम यहाँ पे किसी विजिटर का नाम नहीं पूछते सर। सर, लेकिन मुझे एक लगता है कि वो जो औरत आई थी खून इसी ने किया है सर, क्योंकि वो औरत जाने के बाद इस लड़के से कोई मिलने नहीं आया था सर। मैंने एक 22 साल के लड़के ने ऐसे होटल में रूम बुक किया, उससे मिलने के लिए आई एक 40 साल की औरत। कौन हो सकती है ये औरत? मुंबई पुलिस को एक 22 साल के लड़के की लाश एक ऐसे होटल के कमरे से मिली जहां अक्सर लड़के लड़कियां दुनिया की नजरों से छिपकर मिलते हैं, क्योंकि किसी न किसी रूप में समाज में उनके इस व्यवहार को उचित नहीं समझा जाता, इसलिए वो ऐसी जगहों का सहारा लेते हैं। लेकिन कई बार सिर्फ अनुचित इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी ऐसी जगहों की शरण ली जाती है। क्या विवेक गरोडिया भी ऐसी किसी जरूरत के तहत वहां पहुंचा था? पर उससे मिलने तो एक औरत आई थी। क्या इस औरत के साथ विवेक का ऐसा कोई संबंध था जो समाज को स्वीकार नहीं होता? और क्या उसी अस्वीकृति का नतीजा था विवेक का कत्ल, या फिर वजह उससे भी ज्यादा भयानक थी? बस बस। हीरो है, किधर जा रहा है? हाँ? चल पैसे निकाल फटाफट। हेलो हेलो मैडम, जल्दी नीचे आइए। साहब के साथ कुछ लोग हाथापाई कर रहे हैं यहाँ पे। क्या? फटाफट पैसे निकाल वरना बहुत मार खाएगा अभी। एक मिनट। पैसे दे रहा हूँ, मैंने बोला था ना कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं इंतजाम कर रहा हूँ। अभी तेरा बहाना नहीं चलेगा, समझा? अपन को पैसा चाहिए, वो भी अभी का अभी। हाँ मैडम, बहुत हो गया तेरा बहाना। कोई बहाना। अरे क्या कर रहे हैं आप? छोड़े। तू कहा ये क्या तमाशा लगा रखा है? हाँ, सब लोग देख रहे हैं यहाँ पर। मैडम, आवाज नीचे करके बात कर, समझी? अपन पैसा लेने को आया है, वो भी खुद का। अरे तो हम हर महीने इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं ना बराबर, तो प्रॉब्लम क्या है? और ये सब करने का क्या मतलब है? हाँ, तो इस महीने का इंस्टॉलमेंट किधर है? वो हम देखिए, मेरे पास पैसे हैं। आप आपके किसी आदमी को ऊपर भेजिए, मैं आपको इंस्टॉलमेंट देती हूँ। नहीं, चलो अपन ही चलता है, चलो। लेकिन आगे से याद रहे, 21 तारीख मतलब 21। अपन को 21.5 भी नहीं मांगता, समझी? नहीं साहब, मैं नहीं मानता। मेरा बेटा किसी औरत के साथ ये नहीं हो सकता साहब।
तो तुम्हारा बेटा उस बाजारो होटल में क्या बिजनेस मीटिंग के लिए गया था? अब मुझे ये नहीं पता वो वहां क्यों गया था। आप जिस औरत के साथ चक्कर की बात कर रहे हो ना, वो झूठ है साहब। साहब मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड थी। नाम क्या है उसका? सर मेरा नाम सुहानी राउत है। मेरा और विवेक का 1 साल से अफेयर था। हमारा काफी सीरियस रिलेशनशिप है और इसके बारे में हम दोनों के परिवार वालों को पता है। विवेक का किसी 40 साल की औरत के साथ भी अफेयर था क्या? नहीं सर, बल्कि कल होटल में मैं उसके साथ थी। कितने बजे? सुबह 11 बजे। और वहां से निकली कब? तकरीबन 12:30 बजे। मैं और विवेक अक्सर उस होटल में जाया करते थे। क्यों? वो सर, ठीक है, फिलहाल जा सकती हो। अगर जरूरत पड़ी तो पूछताछ के लिए दोबारा बुलाएंगे। क्या कर रहे हैं आप? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अमृता, मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैं मरना चाहता हूँ। मैं किसी काम का नहीं हूँ। नहीं, ऐसा मत करिए। अपने साथ साथ मेरे तुम्हारी और नैना की जिंदगी नर्क बना रखी है। अमृता, मुझे कुछ भी दे दो, जहर दे दो, मुझे मार डालो। मैं जिंदा रहने के लायक नहीं हूँ। नहीं देखा, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो। कब तक और क्यों मेरे लिए ये सब करती रहोगी? कब तक मेरे लिए बेइज्जत होती रहोगी? कब तक मुझे बचाती रहोगी अमृता? जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तब तक कुछ ठीक नहीं होगा अमृता। सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, टेंशन मत लो। और मैं ये सब आपके लिए नहीं कर रही हूँ, हमारे लिए कर रही हूँ। देखिए, पति पत्नी तो सुख दुख के साथ ही होता है ना। हाँ, तो मैं आपको ऐसी हालत में छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? हाँ? अभी जो भी होगा ना, हम दोनों साथ में फेस करेंगे। हाँ, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। मैं आपको उस औरत को 1 बजे तुमने होटल में आते हुए देखा, लेकिन उससे पहले वो लड़की आई, उसे नहीं देखा? सर, लेकिन उस औरत के पहले वहां कोई लड़की आई नहीं थी। अच्छा, जब वो लड़की खुद बोल रही है कि 11 बजे वो होटल में आई थी, तो तू मना क्यों कर रहा है? चल बता, झूठ क्यों बोल रहा है? सर, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? सर, हो सकता है मैं 1-2 मिनट के लिए इधर उधर हो गया होगा और उस वक्त वो लड़की आई होगी और मैं उसे नहीं देख पाया। सर, उस लड़की को नहीं देखा, औरत को तो देखा था ना? हाँ सर। उसका हुलिया बता। एक्सक्यूज मी, ये विवेक गरोड़िया का रूम नंबर कौन सा है? क्या हुआ? ये लड़की मेरा फोन तक नहीं उठाती, रात भर घर नहीं आई वो। मुझे तो डर लग रहा है कहीं। अमृता, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? परेशान मत हो, मैं उसे लेकर आता हूं। ये तो अमृता महाडिक है, विवेक की ट्यूशन टीचर। विवेक पिछले 1 साल से इससे ट्यूशन ले रहा था। नैना, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो नैना। अरे भाई साहब, कौन हो आप और क्यों शोर मचा रहे हो? मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ। मुझे मालूम है कि वो है अंदर, पर वो दरवाजा नहीं खोल रही है। सॉरी। ठीक है। नैना, क्या आप विवेक गरोड़िया को जानती हो? हाँ, वो मेरा स्टूडेंट है। पिछले 1 साल से वो मुझसे ट्यूशन ले रहा है। आप उसे आखिरी बार कब मिली थी? क्या हुआ सर, आप मुझसे ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि विवेक का खून हुआ है। क्या?
नैना, नैना, बेटा मेरी बात सुनो, प्लीज मेरे साथ घर चलो। कितने दिन हुए तुम घर नहीं आई हो, हमें तुम्हारी चिंता हो रही है। प्लीज ये चिंता मिंता करने का नाटक बंद कीजिए। आपको पता है मैं आपके साथ घर नहीं जाऊंगी, फिर ये नाटक करके किसको दिखा रहे हो आप? क्या चाहिए क्या आपको मुझसे? समझिए, क्या चाहिए आपको? ये चाहिए ना आपको, ये लीजिए। हाँ, मैं गई थी उससे मिलने क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी और वो मुझे मदद कर रहा था। पैसों की मदद? जी। क्यों? क्योंकि हमारे शारीरिक संबंध है। नैना, नैना, बेटा मेरी बात। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? हाथ कैसे लगाया मुझे? क्या कर रही हो बेटा, चिल्ला क्यों रही हो तुम? हाथ कैसे लगाया मुझे? नहीं कुछ नहीं। क्या हुआ? दादा, ये आदमी रोज मुझे परेशान करता है, परेशान करके रखा है इसने मुझे। नैना क्या आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज। अरे शर्म नहीं आती तुझे? ये तेरी बेटी की उम्र की है। अरे भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है। चुप बे। अरे एक मिनट, अरे एक मिनट दीदी, आप लोग गलत समझ रहे हो, वो मेरी बेटी है। हम अच्छी तरह जानते हैं, जब मार पड़ती है ना तो माँ बहन बेटी याद आती है। भाई साहब एक मिनट, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरी पत्नी है और ये मेरी बेटी है नैना। दीदी ये देखिए, मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अरे नैना कहाँ? नैना! विवेक आपको कब से पैसे दे रहा था? 6-8 महीने से। पहले तो मुझे लगा कि वो मेरी हालत देखकर सचमुच में मेरी मदद कर रहा है, फिर बाद में मुझे उसके इंटेंशंस पता चले जब वो अपनी मदद की कीमत मांगने लगा और वाहियात फरमाइश करने लगा। उसके बाद उसकी हिम्मत और बढ़ गई और जब वो पैसे देने आया तो और उस दिन उसने मेरे साथ में मैं मना भी नहीं कर पाई क्योंकि अगर वो पैसे देना रोक देता तो मेरा परिवार सड़क पर आ जाता। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। सर वो औरत झूठ बोल रही है, मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानता था, वो ऐसा इंसान नहीं था सर। पता नहीं औरत क्या चाहती है कि उसी घटिया कहानी उसके बारे में बता रही है। सर, मैं अमृता माड़ी को पुलिस स्टेशन लेकर आया हूँ। अमृता कहाँ है वो? विवेक के पिता का कहना है कि तुम झूठी कहानियां सुना रही हो। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रही और ऐसी कहानी क्यों बनाऊंगी जिसमें मैं खुद बदनाम हो रही हूँ। आपको यकीन नहीं होता है तो आप मेरे पति से पूछ लीजिए, वो सब जानते हैं और मेरी बेटी वो भी सब जानती है, इसलिए वो मुझसे नफरत करती है और इसलिए वो घर छोड़कर चली गई। मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हो। तुम्हारे पति है कहाँ? जरा बुलाओ। सर वो मेरी बेटी को ढूंढने गए थे, अभी तक घर नहीं लौटे। मैं जानती हूँ सर कि मेरी बेटी मेरी वजह से घर छोड़कर गई, लेकिन मैंने ये सब अपने परिवार के लिए किया है। मैं अपने पति को उन वसूली वालों से मार खाते हुए नहीं देख सकती और पैसों के लिए कोई मेरी बेटी की इज्जत उछाले ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुनिए जी। पुलिस सब इंस्पेक्टर मालवाड़ी पुलिस स्टेशन राजन माने और ये लेडी कांस्टेबल मीता सावंत। मुझे आपसे अमृता महाडिक और उनके फैमिली के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। पूछिए, क्या पूछना है? ये अमृता और उनके फैमिली के बीच में पैसों से लेकर कुछ अनबन चल रही थी क्या? शुरू में तो नहीं, जब माडिक भाई साहब एक कंपनी में नौकरी कर रहे थे सब कुछ अच्छा चल रहा था और फिर उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू किया रेडीमेड गारमेंट का और भगवान की दया से वो भी अच्छा चल रहा था। जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो फिर प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब प्रकाश भाव को ये पता चला अचानक कि उनकी माँ को कैंसर है। पैसा पानी की तरह बहा दिया उन्होंने अपनी माँ के इलाज के लिए और बैंक वालों ने उनकी दुकान को सीज कर दिया। लेनदार भी घर पर आके हंगामा करने लगे और उनकी माँ का भी देहांत हो गया जिनके लिए उन्होंने ये सब किया। बेचारे भाई साहब पूरी तरह टूट गए थे। तो बीबी बच्चों को ट्यूशन देके घर चला रही है और सर पे इतना सारा कर्जा भी है। नैना कहाँ? आई नहीं आपके साथ? सुनो ना, कहाँ है वो? अगर मिलती तो उसे ले आता, मैं उसे ढूंढ नहीं पाया।
झूठ बोल रहे हैं। हमेशा की तरह आज फिर से उसने आपकी बेइज्जती की होगी, आपके मुंह पर थूका होगा। आप दुखी मत होइए, आप मत रोइए, सब मेरी गलती है। मेरे गलत फैसले का नतीजा है कि नैना आपसे इतनी नफरत करती है। इस परिवार को बचाने के लिए मैंने अपने आप को गिरा दिया। ऐसा बचा नहीं पाई। क्या करूं? ऐसा क्या करूं कि सब कुछ मेरे से ठीक हो जाए, पहले जैसा हो जाए। सर ये देखिए, इन पेपर्स के मुताबिक पिछले 1 साल में विवेक ने अमृता को पूरे 9 लाख रुपए दिए। इसका मतलब अमृता सच बोल रही है। कोई ऐसा है जिसे अमृता और विवेक का ये रिश्ता पसंद नहीं था और इसीलिए उसने विवेक को मार दिया। लेकिन ऐसा कौन हो सकता है सर? अमृता का पति या उसकी बेटी भी हो सकता है, क्योंकि अमृता के मुताबिक उन दोनों को इस रिश्ते के बारे में मालूम था। या फिर विवेक के घर वाले जो अपने बेटे की धोखाधड़ी और समाज में बेइज्जती से नाराज थे। विवेक की गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। चूंकि विवेक उसे धोखा दे रहा था, हो सकता है उसने आवेश में आके विवेक को मार दिया हो। हेलो, नैना, 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 मुझे तुमसे बात करनी है। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। देखो, तुम्हें मुझे जितनी गालियां देनी ना दो, जितनी नफरत करनी करो, लेकिन आज के बाद अगर तुमने अपने बाबा के साथ बदतमीजी से बात की ना, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, ये समझी? तो तुमने मुझे पहले मार दिया है। जिस दिन तुम्हारे लालची होने की वजह से मेरा रेप हुआ गया। हम दोनों मिलकर ना धंधा करते हैं, खूब पैसे कमाएंगे, फिर शायद तुम्हारे पैसों की भूख शांत हो जाए। ऐसे भी अब हम दोनों की इज्जत तो रही नहीं है। ये सब करते हैं और ये जिम्मेदार माँ होने की और बीवी होने का नाटक ना बंद कर दो। सर ये आशीष कनौजिया तो विवेक का कजिन निकला, उसके मामा का लड़का। मतलब एक ही फैमिली में एक के बाद एक 2 लड़कों का खून हुआ है। माने कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों मर्डर्स का रीजन भी इन्हीं के घर में हो? मजबूरी, जरूरत, लालच, नफरत चारों तरफ अपने पैर पसारे थी। हर कोई किसी न किसी गर्त में लिपटा था। कौन जुल्म सह रहा था, कौन जुल्म कर रहा था, कुछ भी साफ नहीं कहा जा सकता था। एक ही परिवार में हुए 2 कत्ल क्या पुलिस की मुश्किल को आसान करने वाले थे, या फिर ये केस और पेचीदा होने वाला था? क्या इन दोनों ही हत्याओं की वजह और हत्यारा कोई एक ही था, या फिर ये दोनों हत्याएं अपने अलग अलग कारण लिए हुए थी? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। अगले महीने हम 1 लाख रुपए कैसे भरेंगे? मैं अपनी बेटी से ज्यादा पैसों की चिंता हो रही है। मुझे पैसों से ज्यादा ये टेंशन हो रही है कि अगर हमने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो हमारे साथ क्या करेंगे? ये सब उस विवेक का किया जा रहा है। अरे ना, मेरा बेटा तो कभी ऐसा था ही नहीं साहब। आशीष भी विवेक के साथ ट्यूशन जाता था। विवेक बहुत कोशिश करता था साहब मेरे बच्चे को अपने साथ ले जाने की, मगर मैंने कभी भेजा नहीं। मैं पूरी कोशिश करता था कि आशीष विवेक से दूर रहे, वरना वो शुरू से ही अपने जैसा बना लेता था उसे। बना लेता मतलब? सर मेरा विवेक उस आशीष जैसा आवारा नहीं था। आशीष ने उसे चोरी चकारी सिखाई थी और तब से शुरू हुआ था जब आशीष ने विवेक के स्कूल में एडमिशन ली थी। उसके बाद अच्छे नंबर लाना तो दूर, विवेक का पास होना मुश्किल हो गया था। सर दोनों फैमिली एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। माने ऐसे केसेस में अक्सर ऐसा होता है। ऐसे वक्त पे इन्फॉर्मेशन घर से नहीं बाहर से निकालनी पड़ती है। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते ना, कॉलेज में इंक्वायरी करो। ओके सर। सर वो दोनों तो एकदम बेस्ट बडी थे, अच्छी बुरे सारे काम साथ ही करते थे। क्या तुम लोग बता सकते हो कि दोनों को बिगड़ने में किसका हाथ है? अब हम कैसे बताएं किसने किसे बिगाड़ा? सर लेकिन एक बात, पैसे बहुत उड़ाते थे। मैंने आशीष के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन निकलवाऊं। हो सकता है कि इनके साथ में किए हुए क्राइम्स और कुछ गंदी आदतों की जानकारी इससे हाथ लगे, जिनका इसके कत्ल से कोई संबंध नहीं। ओके सर। सर आशीष के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक आशीष भी अमृता के कांटेक्ट में था।
जबकि वो उसका स्टूडेंट भी नहीं है। माने इसका मतलब ये बेस्ट बडीज और अमृता मिलके कुछ और ही खिचड़ी पका रहे थे। और एक बात सर, अमृता ने हमसे कहा कि उसकी एक बेटी भी है, लेकिन जब भी हम उसके घर पर गए वो कभी दिखाई नहीं दी। माने इसका मतलब यहाँ एक नहीं कई एंगल्स हैं। जरा पता करो अमृता की ये बेटी कहाँ है और अमृता का आशीष से क्या वास्ता। सब मैं आशीष को जानती तक नहीं थी, विवेक ने मुझे आशीष से मिलवाया। किस लिए? उसने तो तुम्हारे पास से कभी ट्यूशन लिया भी नहीं था। फिर? ट्यूशन के लिए नहीं सर, वो एक्चुअली विवेक ने कहा कि उसके पास मुझे देने के लिए अब पैसे नहीं है, इसलिए उसने आशीष को मुझसे मिलवाया। मतलब ये कि अब आशीष मुझे पैसे देगा और उसके बदले में मैं उसके साथ भी। थैंक गॉड तुम आ गए। सुबह से रिकवरी एजेंट के फोन आ रहे थे, तो मुझे जल्दी से पैसे दे दो। ये कौन है? ये मेरा कजिन है आशीष। वो एक्चुअली मेरे पास इस बार पैसे नहीं थे, तो मैंने इसे कहा आपकी हेल्प करने के लिए। ये रेडी है, लेकिन क्या? उसे भी बदले में आपसे कुछ चाहिए। पागल हो गया? जो बात सिर्फ हम दोनों के बीच में थी तुमने इसे क्यों बता दी? अरे मैंने बताया नहीं, मुझे बताना पड़ा। आपको पैसे की जरूरत थी और सिर्फ उसी के पास पैसे थे। देखो अभी वो रेडी है, वो पैसे लेकर आया, ये आपके ऊपर। को पैसे चाहिए तो उसकी बात मानने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। उसके पैसे के बदले में मैं उसे वो सब कुछ देती थी जो वो चाहता था। आशीष ने तुम्हें कितने पैसे दिए? 1 लाख रुपया? आशीष उसे क्यों देगा 1 लाख रुपया? है कौन ये अमृता और क्या समझती क्या अपने आप को? और ऐसी झूठी कहानियां क्यों बना रही है? उसने इतनी रकम निकाली होती तो मुझे पता नहीं चलता। साहब बकवास कर रही हो। अब आप जब चाहे मेरा अकाउंट डिटेल चेक कर सकते हैं। 1 रुपया भी इधर का उधर नहीं हुआ है। सर हमने आशीष के फैमिली मेंबर्स के अकाउंट डिटेल्स चेक किए, लेकिन उनके अकाउंट में ऐसा कोई भी अमाउंट एक्सेस नहीं हुआ है। तो अमृता झूठ बोल रही है, लेकिन क्यों? उसके पास झूठ बोलने का क्या मकसद है? जरा उस पर नजर रखो और उसकी बेटी की भी इंक्वायरी करो। ओके सर। नैना बेटी और अमृता मैडम के बीच का रिश्ता बहुत अच्छा था, जैसे एक माँ और बेटी के बीच में होता है वैसे। अच्छा था मतलब? कुछ महीने पहले तो सब ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन अचानक जैसे गायब हो गई हो। साहब ये जो लड़की जा रही है ना, उसका नाम मयूरी है, नैना की सहेली है। आप उससे पूछिए, उसे सब पता होगा। तुम नैना की दोस्त हो ना, नैना के बारे में कुछ बता सकती हो? नैना बहुत अच्छी लड़की थी सर, बहुत होशियार थी, पर अचानक 5-6 महीने पहले उससे क्या हो गया पता नहीं, उसने कॉलेज आना छोड़ दिया था। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत डिस्टर्ब रहती थी सर। डिस्टर्ब रहती थी? किस वजह से? उसकी माँ के वजह से, पर क्यों ये पता नहीं। अच्छा नैना जहाँ रहती है उसका एड्रेस तो पता होगा ना? तुझे पता है, एक नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना और उसे अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ अपने पास रखना, ये कानूनन जुर्म है। सर मैंने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी, बल्कि वो खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ आई थी। एक दिन मैं घर जा रहा था तो सर क्या आप मुझे लिफ्ट दे देंगे? कब से ऑटो का वेट कर रही हूँ, कोई नहीं मिला, प्लीज। हाँ क्यों नहीं, आओ बैठो। थैंक यू। मैं आपको कहाँ ड्रॉप कर दूँ? जहाँ आपका मन करे। आपके घर चले। सर एक तो वो खुद मुझे प्रोवोक कर रही थी और दूसरा मैं नहीं जानता था कि वो अंडर एज है। अब आप ही बताइए सर, इसमें मेरी क्या गलती है? तेरी गलती यह है कि तू एक घटिया इंसान है जिसका कोई दीन ईमान नहीं है। एक लड़की जो अपने माँ बाप से नाराज थी, उसकी परेशानियां जानने की बजाय तूने उसका फायदा उठाया। अब ये बता, नैना कहाँ है? सर मुझे नहीं पता वो कहाँ है, क्योंकि वो कल रात से वापस नहीं आई है। माने नैना का मोबाइल ट्रैकिंग पे डालो। ओके सर। हम हमारी जिम्मेदारी समझते हैं सर,
लेकिन जिस तरह से नैना ने अपने बाबा को बेइज्जत करना तय कर लिया, उसका ये लाइफस्टाइल हमें सजा दे रहा है। वो ये समझने के लिए तैयार ही नहीं कि मैंने जो कुछ भी किया है वो अपनी खुशी के लिए नहीं किया है, बल्कि मजबूरी में किया है, ताकि मेरा परिवार बच सके। आपकी मजबूरियों के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। फिलहाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि नैना अगर यहाँ नहीं आई तो कहाँ गई? हेलो, क्या सर? आप लोगों को अभी हमारे साथ चलना होगा। अमृता का वो एक फैसला जो उसने अपने परिवार की सलामती के लिए लिया, वो उसके परिवार के लिए विनाशकारी साबित हुआ। देखिए, नैना की मौत किस तरह हुई ये तो हम अभी आपको नहीं बता सकते। मेरा मतलब है सुसाइड या फिर एक्सीडेंट या... अब ये सब पता करके हमें क्या मिलने वाला है? हमारी बच्ची तो हमें वापस नहीं मिलेगी और ना ही हमारी खुशियां। मुश्किलें हर इंसान के जीवन का सच है, लेकिन गलत समझौते मुश्किलों को कड़ा कर सजा सुना देते हैं। पुलिस के सामने अब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 सवाल खड़े थे। ये कत्ल क्यों हो रहे थे? क्या इनका आपस में कोई संबंध था या फिर हादसों की ये कड़ी सिर्फ एक इत्तेफाक थी? पर कहते हैं ना कि सच्ची मेहनत कभी जाया नहीं जाती, और पुलिस को एक ऐसा क्लू मिला जो शायद उनकी मेहनत को सही दिशा दे सकता था। सर, विवेक के पिता गोविंद का और एक नंबर है जो उसकी सौतीली मां यूज करती है। आशीष के मर्डर स्पॉट के बिल्कुल करीब इसका लोकेशन दिखाई दे रहा है। सर, कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से विवेक की सौतेली मां और आशीष के बीच में लगातार बातें हुआ करती थी। और एक बात सर, ये मोबाइल आशीष का है। इसमें से कुछ एप्लीकेशंस पासवर्ड डाल के सिक्योर किए गए थे। हमारे आईटी डिपार्टमेंट ने इसके पासवर्ड क्रैक किए। और सर, ये देखिए, इसमें ये तस्वीर मिली है। और एक बात बताओ, आशीष के मर्डर स्पॉट के पास तुम्हारा मोबाइल कैसे? हम समझ चुके हैं कि तुम्हारे और आशीष के नाजायज संबंध थे। अब सीधे सीधे बताओगी या अपने तरीके से बुलवाए? हाँ सर, थे मेरे नाजायज संबंध आशीष के साथ, पर मैं क्या करती? विवेक के पिता से ना तो मुझे प्यार मिल रहा था, ना ही सुख। मामा मामी ने जबरदस्ती मेरी उनसे शादी करवा दी थी, और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। और फिर ये आशीष आए दिन मुझसे पैसे मांगने लगा। मैंने इसे पैसे दिए भी, लेकिन फिर एक दिन मुझे पता चला कि ये मेरे दिए हुए पैसे उस टीचर पर खर्च करता है। तो सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, और उसी दिन मैं आशीष से बात करने गई। मैंने कहा, तुझे अमृता और मुझ में से किसी एक को चुनना होगा। तो मुझे पैसे देती हूँ क्योंकि उसके लिए वो सब मैं करता हूँ जो वो मामा नहीं करता है, और इन पैसों को लेकर मैं क्या करता हूँ तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, समझे? मतलब है, मुझे हर बात से मतलब है। और हाँ, अगर मुझे धोखा दिया ना, बहुत पछताओगे। अब भी चल निकल यहाँ से। हाँ, मैं बोल दूंगा मामा को कि मेरी मामी क्या चीज है, फिर न घर की रहेगी ना घाट की, समझे? बता, विवेक को क्यों मारा? मेरे यकीन मानिए सर, विवेक के मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं उस दिन घर पर थी। आप चाहे तो मेरे घर के आसपास की औरतों से पूछ लीजिए। मैंने उसे नहीं मारा सर, नहीं मारा मैंने उसे। जैसे ही कोई अपनी आंखें बंद करके अपने जमीर को मारकर मौका परस्ती की तरफ कदम बढ़ाता है, उसके गुनहगार बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्योंकि जो लोग नैतिकता को भुलाकर सिर्फ अपने सांसारिक सुखों के लिए जीने लगते हैं, अक्सर उनका अंत भी ऐसा ही होता है। इसलिए बेहद जरूरी है कि किसी भी गलत राह पर कदम बढ़ाने से पहले इंसान को 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि ये मानसिकता सिर्फ एक नहीं बल्कि कई लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। और यही हुआ था आशीष और विवेक के साथ। नई नई परतें खुल रही थी, लेकिन ये सवाल अब भी बाकी थे कि आखिर विवेक का कत्ल किसने और क्यों किया था, और नैना का जो कत्ल हुआ था वो कोई हादसा था या फिर उसने सुसाइड किया था। ये जानने के लिए पुलिस ने सभी तथ्यों को शुरू से जांचने का फैसला किया। सर, विवेक की बॉडी जिस होटल में मिली, उस होटल का मालिक विवेक के पिता का दोस्त है। मतलब ये हो सकता है कि विवेक के वहां आने जाने और उसके अमृता के साथ के रिश्ते की खबर उसको लगातार मिलती हो। माने कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटे से तंग आके बाप ने उसे मरवा दिया? जिस दिन विवेक का खून हुआ, गोविंद के मोबाइल की लोकेशन होटल की थी क्या? नहीं सर, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि गोविंद ने अपना फोन जानबूझकर घर पर छोड़ दिया हो। होटल के मालिक और मैनेजर को उठा लो।
मैं मानता हूँ कि मैंने ही गोविंद को बताया था कि विवेक हमारे होटल में आता है, लेकिन सर हमने किसी का खून नहीं किया और न ही किसी को मदद की, और न ही हम जानते हैं कि गोविंद ने खून किया है या किसी से करवाया है। हम सच बोल रहे हैं साहब। माने विवेक का मोबाइल, लैपटॉप, हार्ड डिस्क और वो सारी चीजें जो उसके कमरे से बरामद हुई लेके आओ। एक बार फिर से सब कुछ बारीकी से देखना होगा, कहीं हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे। ओके सर। पैसे किधर है? अपन ने बोला था ना एक भी दिन लेट नहीं मांगता। हाँ मैं जानता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश गई तेल लेने। पैसे निकाल अभी कभी, वरना मैं तेरी जान निकाल दूंगा इधर ही। भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप? हमारे पास पैसे नहीं है, आप ही बताइए हम क्या करें। इन्हें कुछ मत कीजिए प्लीज। आपको मेरे साथ जो करना है कीजिए, लेकिन इन्हें छोड़ दीजिए। अपन को 10,000 नहीं 18 लाख रुपए लेने का। कितना? 18 लाख। और वैसे भी तेरी तो 10,000 की भी औकात नहीं है। चल अपन तेरे को एक दिन का और टाइम देता है, इंतजाम करके रख, वरना अपन इंतजाम करेगा ना बहुत महंगा पड़ेगा तेरे को, समझा? हाँ। एक दिन का टाइम। माने मैं कह रहा था ना हम कुछ मिस कर रहे हैं। बुलाओ उसे और दिखाओ ये वीडियो। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, पुलिस के पास लेके जाऊंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई यार? जा, लेकिन अपना और अपनी ये बेटी का वीडियो लेते जाना, ताकि पुलिस को भी तो मालूम पड़े कि तूने कितने पैसे लिए मेरे साथ सोने के। और तुम उसकी धमकी से डर गई। पुलिस के पास आने की बजाय तुम दोनों पति पत्नी ने मिलकर उसे ही मारने का प्लान बना डाला। नहीं सर, हमने उसे नहीं मारा। हम उसे क्यों मारेंगे? वो तो हमें पैसे देता था, हमारा कर्जा उतरता था उससे। हम ऐसा क्यों करेंगे? आप उसकी गर्लफ्रेंड को क्यों नहीं पूछते? मुझे वो लड़की समझ में ही नहीं आती। कोई भी लड़की विवेक जैसे इंसान के साथ कैसे रह सकती? वो इतना डोमिनेटिंग है, औरतों को जूते की तरह इस्तेमाल करता है, यूज करता है उन्हें। कोई भी उसके साथ खुश नहीं रह सकता सर, हमने सुहानी का सारा कच्चा चिट्ठा निकाल लिया है। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन उसने अपने क्रेडिट कार्ड से एक नाइफ और एक सीडी खरीदी। ये माल जहां से खरीदा गया वहां के सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि उसने और एक लड़के ने मिलकर वो सीडी टेम्पो में डाली और वहां से निकल गए। टेम्पो का नंबर मिला? हाँ सर, वो टेम्पो राहुल के नाम पर ही रजिस्टर्ड है, और ये राहुल वही है जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है। और ये राहुल सुहानी का कजिन ब्रदर भी है। सर, जिस होटल में विवेक का मर्डर हुआ वहां से कुछ ही मीटर दूरी पर राहुल का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। शायद उसी नाइफ से ये खून हुआ होगा। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि उन्होंने सीडी क्यों खरीदी। हाँ सर, उस दिन रूम में झांकने के लिए हमने यही सीडी यूज की थी। पर सर ये हमारे होटल की सीडी नहीं है सर। हमें लगा कि उस दिन जो प्लम्बर यहाँ पे काम करने आया था उसकी रह गई होगी सर। बोलो, क्यों मारा विवेक को? विवेक ने मुझे बिना बताए हमारा इंटीमेट मोमेंट का वीडियो बना लिया था और मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि मुझे आशीष के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना पड़ेगा, नहीं तो वो ये वीडियो सबको दिखा देगा। का जब मन करता मुझे यूज करते, दिन रात कभी भी। तंग आ गई थी सबसे, फिर मैंने राहुल की मदद से विवेक को मार दिया। काश तुम बच्चे ये समझ पाते कि जिसे तुम आसान रास्ता समझते हो वो मुश्किल और जेल ले जाने वाला है। अगर तुमने वक्त पे पुलिस की मदद ली होती तो न सिर्फ विवेक को उसके किए की सजा मिलती, बल्कि तुम दोनों को अपनी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे नहीं काटनी पड़ती। पुलिस ने आशीष और विवेक के कत्ल की पहेली तो सुलझा ली थी, लेकिन नैना की मौत एक रहस्य बनकर रह गई थी, क्योंकि यह नहीं पता चल पाया था कि उसका कत्ल हुआ था या यह कोई हादसा था या फिर उसने आत्महत्या की थी। और ना ही उसे बलात्कार और उसकी मौत के लिए इंसाफ मिल पाया। अमृता और प्रकाश ने अगर अपनी मजबूरियों की वजह से गलत रास्ता नहीं अपनाया होता
तो नैना शायद आज जिंदा होती और एक खुशहाल जिंदगी जी रही होती। सुहानी और राहुल को विवेक के कत्ल के लिए और पूनम को आशीष के कत्ल के लिए गिरफ्तार किया गया। ये सभी इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं और पुलिस चार्जशीट फाइल करने की तैयारी कर रही है। जिंदगी का दूसरा नाम संघर्ष है, इसलिए इसके सामने कभी हथियार न डालें, बल्कि बेहतर कल और बेहतर जिंदगी के लिए संघर्ष करें और किसी भी हाल में, किसी भी रूप में जुर्म के भागीदार ना बने और कोशिश करें कि कोई और भी इसका शिकार ना हो। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। अरे देखो तो कौन आया है, मेरा राजा बेटा। हाँ? दे दे मुझे। ओ मेरा राजा बेटा। ओ सोना बेटा। ले। मेरा राजा बेटा कहाँ है? मुन्ना कहाँ चला गया? रूपाली, रूपाली। आई माँ, क्या हुआ? अरे मुन्ना कहाँ है? कहाँ है मतलब? यही तो। यहाँ तो है नहीं। दीपक के पास होगा, चलो देखो। दीपक, दीपक। मुन्ना कहाँ है? मुन्ना कहाँ है? तुम्हारे पास नहीं है? दीदी, 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 मुन्ना आपके पास है? नहीं। नहीं? आपके पास नहीं है तो? मुन्ना कमरे में नहीं है। घर में ही होगा, कहाँ जाएगा? घर में ही होगा तो कहाँ है? मैं देखता हूँ यार। माँ, कहाँ है मेरा बेटा? मिलेगा। रूपाली, सब देख रहे हैं ना? कहाँ है मेरा बच्चा? अरे मेरा बच्चा कहाँ? मैंने उठ के लाऊंगी उसको। अरे मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ? अरे मेरा बच्चा कहाँ है? बेटा नहीं होगी। हमारे घरों में जब भी किसी नन्हे मेहमान का आगमन होता है तो हमारा मन खुशियों से भर उठता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि उनके घर में लड़की नहीं लड़का पैदा हो, जबकि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि पैदा होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की। ये ऊपर वाले का दिया एक ऐसा अनमोल उपहार है जिसकी हमें कद्र करनी चाहिए। सर बच्चा अरे रुक धागा तो बांधने दो। माँ, अभी इन सब चीजों का टाइम नहीं है। अरे बांधना पड़ता है, मन्नत का धागा है। देखना लड़का ही होगा। हो गया। तू गाड़ी निकाल। आजा आराम से। मैम, बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। मैम, रिपोर्ट के हिसाब से बच्चे की मौत भूख की वजह से हुई 2 दिन पहले। मैम, हो सकता है कि बच्चा कई दिनों से झाड़ियों में पड़ा। मैम, आमतौर पर ऐसी घटनाएं बच्चियों के साथ होती है क्योंकि बहुत सारी फैमिली है जो बच्चियां नहीं चाहती। लेकिन मैम, ये तो लड़का था, कोई अपने लड़के को इस तरह जंगल में कैसे छोड़ सकता? कैसे कैसे लोग होते हैं। कोई बेटे के लिए दर दर भटकते हैं तो कोई इसे मरने के लिए छोड़ जाता है। हो सकता है ये बच्चा नाजायज हो या फिर किसी ने पुरानी दुश्मनी निकाली। हो सकता है मैम। कुछ भी हो नहीं रक्ष, हमें इसके माँ बाप को जल्दी से जल्दी ढूंढना। तू शर्त लगा ले, भैया ही आएगा। अरे मैं तो चाहती हूँ कि भैया है, नहीं तो दादी बावली हो जाएगी। अगर इसे लड़का हुआ तो मेरा क्या होगा? पहले से ही महारानी के नखरे कम है क्या?
भगवान करे इसे भी लड़की हो। मुबारक हो दीपक जी, आपको लड़का हुआ है। थैंक यू माँ। ये लो दीपक जी, आपका लड़का। राजा बेटा मेरा। सिस्टर सिस्टर, क्या हम भैया को छू सकते हैं? नहीं, अभी कोई नहीं छुएगा। मेरा पोता अभी बहुत छोटा है। लो, इनकी मिजाज तो अभी से बदलने लगे हैं। अरे पूजा, नव्या, मिले तुम अपने भाई से? आओ लो मिलो, आओ ना मिलो, मुन्ना भी मिलना चाहता है तुमसे। चाची, हम क्या भैया के साथ एक सेल्फी ले ले? लो। इनमें तो अकल है नहीं, तू भी बावली हो गई है क्या? कोई फोटो नहीं खींचनी। जाओ बाहर जाओ। मैम ये देखिए, जहां में वो बच्चा मिला था उसे कुछ दूर पर एक गाड़ी आगे रुकी। इस फुटेज से इस आदमी का चेहरा पता नहीं चल रहा है। इस फुटेज को साइबर सेल भेजो, शायद वो इसे क्लीन करके इस आदमी की फोटो हमें दे पाए। और हाँ, आरटीओ से पता करो ये गाड़ी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। बड़ा भैया भैया कर रही थी ना, अब पड़ गई ना डांट। अब चुपचाप से यहाँ बैठो और कोई जरूरत नहीं उसके पास जाने की, समझी ना? चलो जाओ जाओ। बहू, पोता देकर खुश कर दिया तूने। तू नहीं समझती मैं कितनी खुश हूँ। इस वंश का वारिस है ये। ये हमारा इस घर में आखिरी जश्न है। सही बोल रही हूँ, देख लेना कुछ दिनों में हमारी हालत नौकरों जैसी हो जाएगी। बधाई हो समधन जी। लीजिए। नमस्ते जी। नमस्ते। अरे मेरा सोना बेटा, एक मिनट। छोटा बच्चा, ये लो। और समधन जी, ये आपके लिए। अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत है? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं हमारे नाती को हमारे साथ ले जाऊं? नहीं नहीं समधन जी, बिल्कुल नहीं। पहला पोता है हमारा, हमें तो खुशियां मनाने दो। आइए ना, आइए, नाश्ता तो करें। जी बहू, ठीक है। नाश्ता ला। मैम, उस कार की डिटेल्स आ गई हैं। किसी दीपक गहलोत के नाम से रजिस्टर्ड है। ये उसका एड्रेस है। पता करो ये दीपक गहलोत उस दिन वहां क्या कर रहा है। बेटा रूपाली, मैं बहुत खुश हूं कि बेटी पैदा करने का श्राप तुमने मिटा दिया। इस घर में बेटा पैदा करने वाली तुम सबसे पहली लड़की हो। कैसी बातें कर रही हैं माँ? श्राप व्राप कुछ नहीं होता, ये सब हमारे मन का वहम होता है। तुम नहीं जानती। अपनी बहन को देखो, बेटियों पे बेटियां पैदा कर रही हैं और इसकी सास आए दिन इसे ताना मारती है। बेटियां पैदा करना बहुत बड़ा बोझ होता है। माँ बस करिए,
तुमने अपनी सास को देखा, कितनी खुश थी। अगर आज तुमने बेटी पैदा की होती तो क्या वो इतना खुश होती? कैसी बातें कर रही हो माँ, आज के जमाने में लड़की और लड़का दोनों बराबर हैं। तुम नहीं समझ सकती क्योंकि तुमने बेटा पैदा किया है। चलो छोड़ो इन बातों, जल्दी से घर आना, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं भी इंतजार कर रही हूँ घर आने का, बहुत दिन हो गए, जल्दी आती हूँ। दीपक गहलोत कौन है आप में से? सर मैं हूं। बाहर आइए, आपसे 2 मिनट बात करनी है, आइए। गाड़ी नंबर AQ1596 आप ही की गाड़ी है? हाँ। 3 अप्रैल की शाम तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे आपकी गाड़ी को शहर के बाहर जंगल में देखा गया। क्या उस गाड़ी में आप थे? 3 अप्रैल की शाम को सर एक्चुअली मैं कुछ काम से शहर से बाहर जा रहा था, लेकिन तभी मुझे फोन आया कि मेरी बीवी लेबर पेन में है, तो मैं वापस आ गया। क्यों, क्या हुआ? दरअसल जहां आपकी गाड़ी खड़ी थी उससे कुछ दूर हमें एक बच्चे की लाश मिली है। बच्चे की लाश? आप जानते हैं कुछ इसके बारे में? सर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं एक मरीन इंजीनियर हूँ और आप जानते हैं ना कि इंजीनियर की छुट्टी के दिन भी छुट्टी नहीं होती है। एक्चुअली किसी काम से मैं नेवी ऑफिस ही जा रहा था, बट फिर घर से फोन आया, मैंने गाड़ी साइड में लगाई, फोन कॉल अटेंड किया और वहां से वापस आ गया। दैट्स इट। क्या हुआ दीपक? क्या हुआ साहब? 2 दिन पहले ही मेरा पोता हुआ है। लोग घर पे खुशा भी ना मनाए, क्यों आप रंग में भंग डाल रहे हैं? ठीक है, फिलहाल तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपको पुलिस स्टेशन बुलाएंगे। डोंट वरी सर, मैं पूरी तरह कोऑपरेट करूंगा। थैंक यू। मैम, दीपक गहलोत के घर में भी उसी दिन बच्चा हुआ है और परिवार में जश्न का माहौल है। ये महज इत्तेफाक है कि उन दोनों बच्चों में कोई कनेक्शन है? जिस दिन उस बच्चे की मौत होती है उस दिन दीपक को भी बेटा पैदा होता है। शहर से आने के तो कई रास्ते हैं नीरज, वो उसी रास्ते क्यों लौटा? और अगर हमेशा उसी रास्ते से लौटता है तो उस दिन वहीं पर क्यों रुका? ये कुछ ज्यादा ही कोइंसिडेंस हो गया है नीरज। मैम, कहीं ये दीपक गहलोत हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहा? बिल्कुल हो सकता है। एक काम करो, दीपक के कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल लोकेशन सब मंगवा लो, इससे मामला काफी साफ हो जाएगा। और हाँ, इसके माँ बाप को ढूंढ निकालो, आसपास के सारे हॉस्पिटल्स में खबर लो और वहां से नवजात बच्चों की लिस्ट निकालो और पता करो किसी ने नवजात बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट तो नहीं दर्ज कराई। ओके मैम। मैम, ये रहे दीपक गहलोत के कॉल रिकॉर्ड्स। मैम, कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से दीपक की एक नंबर पर लगातार बात होती थी, बट वो नंबर ना तो उसके घर वालों का है और ना ही ऑफिस वालों का। किसका है ये नंबर? मैम, किसी लेडी तांत्रिक का। लोग उसे मानसी माँ के नाम से बुलाते हैं। तांत्रिक? इस मानसी माँ की पूरी कुंडली निकालो। ओके मैम। अच्छा, ये मानसी माँ के बारे में कुछ पता है आपको? ज्यादा तो साहब हमको नहीं पता है, पर लोग बाग यहाँ आया करते हैं पूजा पाठ करने के लिए, जिससे उनकी परेशानी से उन्हें छुटकारा मिलता है। और आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ शांति नाम की एक लड़की है, वो उनके यहाँ पहले से काम करती थी, आप उससे पता कर लीजिए। शांति जी हाँ साहब, पहले मैं उनके यहाँ काम करती थी। तो फिर आपने उनके यहाँ से काम कब और क्यों छोड़ा? पिछले महीने ही मैंने उनके यहाँ से काम छोड़ा साहब। उन्होंने बोला कि वो कहीं और जाने वाली। अच्छा, है मानसी से लोग कांटेक्ट कैसे करते थे? साहब, वो सबसे पहले फोन पे बात करती थी, फोन पे बात करने के बाद ही वो किसी को मिलने का समय देती थी।
क्या परेशानी है आपको? दीपक गहलोत किस वजह से मिलता था आपसे? वो अपने परेशानी का हल पाने के लिए यहाँ आता था। उसे अपने होने वाले बच्चे की बहुत चिंता थी, इसलिए वो मेरी शरण में आया था। मैंने उससे पूजा करवाई, देवी माँ से प्रार्थना की और उससे बेटा पैदा हुआ। आप कौन हैं? और दीपक के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? सब इंस्पेक्टर नीरज चौधरी। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। आपने क्या किया और क्या नहीं है तो हम पता लगा ही लेंगे। फिलहाल जब तक आपको इस शहर से बाहर निकलने के लिए ना कहा जाए, इसी शहर में अपनी साधना में लीन रही। हमारी पूछताछ अभी खत्म नहीं हुई, समझ गए? ये इत्तेफाक नहीं है, कुछ तो है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। तांत्रिकों के झांसे में अच्छे अच्छे आ जाते हैं। ये दीपक भी आ गया। इस बच्चे की मौत के साथ ना ये मानसी और दीपक का गहरा कनेक्शन चलेंगे। नीरज, दीपक के घर के आसपास वालों से पूछताछ कर। ओके मैम। हाँ साहब, वो यहीं से सामान ले जाती हैं। अच्छा, रोजमर्रा का सामान ले जाती है या फिर और कुछ भी? उड़द की दाल और काले तिल कुछ ज्यादा ही ले जाती है। कभी कभार दर्द की दवा लेने आती है। ये मानसी कहाँ गई? वो हर रोज शहर के किसी मंदिर में जाती है पूजा करने। अच्छा, आपने कभी इनके यहाँ पे कुछ अजीब देखा या सुना? पिछले हफ्ते मैंने किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी। एक तरफ जहां हमारे देश की बेटियां ओलंपिक से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी तक में देश का नाम रोशन कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हमारे समाज को अब भी एक पुरुष प्रधान समाज बनाए रखने में लगे हुए हैं। जैसे ही रूपाली ने एक बेटे को जन्म दिया, वैसे ही उसकी सास और बाकी के लोगों की नजरों में उसकी अहमियत कई गुना बढ़ गई। बहू, कल से दीपक के कमरे की सफाई भी तुम्हें ही करनी है। और सुनो, सफाई होने के बाद कमरे को ताला लगाना। तुम्हारी लड़कियां बहुत बदमाश हैं, उनके सामान का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, समझी? मेरी बेटी हुई थी तो मिठाई तक बांटने में बुखार आ रहा था माँ को, और रूपाली के बेटे को सोने की चेन दी है माँ ने। ऐसा नहीं चलेगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सोनाली, अंदर देखो। जतिन, तुम इधर देखो। सर, ये छोटे बच्चे का सामान मिला है। एक बात तो पक्की है, मानसी का उस बच्चे की मौत और दीपक के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर। मैम, कहीं ये कोई बली वली का चक्कर तो नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता। उस बच्चे की बॉडी पर ना कोई निशान, ना उसका बॉडी पार्ट है। बली नहीं है नीरज, बात कुछ और है। उस दीपक को थाने में बुलाओ इंक्वायरी के लिए। ओके मैम। मैम देखिए, आप मुझसे पूछताछ करके अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। मेरे पास मेरा खुद का बेटा है, तो मुझे किसी और के बच्चे की क्या जरूरत है? और मैं क्यों किसी को मारूंगा? देखिए मैम, मैं एक मरीन इंजीनियर हूँ और काम के सिलसिले में मैं साल में 8-9 महीने शिप पर ही रहता हूँ। और रूपाली की प्रेगनेंसी को लेकर मैं बहुत डरा हुआ था, तो इसलिए जो भी पूजा पाठ विधि विधान कराने थे मैंने कराए, और इसके लिए मैं मानसी माँ से मिलता था। इसके अलावा मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं। फिलहाल आप जा सकते हैं, लेकिन हमारी परमिशन के बिना कहीं मत जाना। और हाँ, ड्यूटी पर जाने के लिए भी आपको हमारी एनओसी लेनी पड़ेगी। ओके मैम। दीपक, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बाबा, सब ठीक है, परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ। हाँ। रूपाली के बेटे के जन्म से कहीं खुशियों की लहर दौड़ पड़ी थी, तो कहीं जलन और ईर्ष्या का सैलाब उमड़ चुका था। रूपाली अपने पति, सास और मायके वालों की चहेती बन चुकी थी। क्या रूपाली की जिंदगी में आई ये खुशी बहुत जल्द किसी अनहोनी के रूप में बदलने वाली थी? बच्चे के जन्म के 1 महीने बाद रूपाली अपने मायके गई थी और वहीं पर घर के अंदर से उसका बच्चा गायब हो गया। दीपक के पास होगा, चलो देखते हैं। दीपक, दीपक, मुन्ना कहाँ है?
मुन्ना का है? कौन था ऐसा जो रूपाली के बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहता था और क्यों? मैम मैं घर में ही था, यहाँ बैठा चाय पी रहा था। मैं बाथरूम में थी। मैं अपने ही कमरे में थी, मुन्ना के साथ खेलने के लिए गई तो देखा पालने में मुन्ना नहीं था। और हम लोग भी हमारे ही रूम में थे। मेन डोर का लॉक किसने खोला? पता नहीं मैम। बच्चे की कोई फोटो है? मैम मेरे पास है। चलिए। मैं 2 मिनट के लिए बच्चे को छोड़कर गई और बच्चा गायब हो गया। किसी ने ध्यान नहीं रखा। हाँ? मुझे मेरा बेटा चाहिए। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा बेटा चाहिए। मुझे मेरा बेटा चाहिए। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा बेटा चाहिए। मैम मैंने बच्चे के फोटो को आसपास के पुलिस स्टेशन में डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। नीरज, सबसे पहले हमें एक मरा हुआ बच्चा मिलता है, उसके बाद मानसी गायब हो जाती है, उसके बाद अब दीपक का बच्चा गायब। मुझे इन सारे इंसिडेंट्स में गहरा कनेक्शन लग रहा है। मानसी को जल्दी से जल्दी ढूंढ निकालो और दीपक को भी रैडर में रखो। इन दोनों वारदातों के साथ दीपक जुड़ा हुआ और वो मानसी को भी जानता है। उसके ऑफिस में पता लगाओ, शायद कोई क्लू मिल जाए। मैम दीपक गहलोत साल में 8 से 9 महीने समुद्र में रहता है। आपको लगता है कि उसके ऑफिस वालों को कुछ पता होगा? नीरज, है तो ये तुक्का, लेकिन कभी कभी तुक्के भी बड़े काम आ जाते हैं। मुझे दीपक और रूपाली के परिवार की सारी डिटेल्स चाहिए, जल्द। ओके मैम। सब इंस्पेक्टर नीरज चौधरी, दीपक गहलोत के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करनी है। दीपक बहुत ही कमीना आदमी है सर। जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी तब वो अपनी फिजिकल नीड्स पूरी करने के लिए मुझे यूज करता रहा। उसने मुझसे वादा भी किया था कि वो मुझसे शादी करेगा और अपनी बीवी को भी तलाक देगा। लेकिन जब उसकी वाइफ को बच्चा हुआ, लड़का पैदा हुआ, तब उसने कहा कि उसको मेरे साथ कोई रिलेशन नहीं रखना। वो अपना काम निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है सर। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं उसकी जान ले लेती। कहीं ऐसा तो नहीं कि दीपक गहलोत से बदला लेने के लिए आपने उसके बेटे को किडनैप किया और फिर मार दिया? सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं उसकी तरह गिरी हुई नहीं हूँ। देखिए सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और इस मासूम बच्चे की क्या गलती है इन सब चीजों में? सच क्या है वो तो हम पता लगा ही लेंगे, लेकिन हमें पता चला कि अगर आप कुछ झूठ बोल रही हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इस कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आ चुका था जिसके बाद इस केस की दिशा ही बदल गई। जब रूपाली को दीपक के अफेयर के बारे में पता चला तो वो आग बबूला हो गई। गुस्से में उसने न सिर्फ दीपक बल्कि हर्ष और गिरीश पर भी हमला करने की कोशिश की। तुमने गायब किया ना मेरे बेटे को। कहाँ है मेरा बच्चा? बोलो बोलो, नहीं तो मैं जान से मार दूंगी। उस औरत को दिया ना, मेरी पीठ पीछे दूसरी औरत से चक्कर चला रहे हो। मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी। और तुम सब जलते हो मेरे बेटे से, इसीलिए गायब किया ना मेरे बेटे को। पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही है सब? उसी औरत को दिया ना मेरा बच्चा। खुद का बेटा पैदा नहीं कर सकती, बांझ है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा बेटा लाके दो। लाके दूंगा रूपाली, प्लीज। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं कुछ भी करके ना हमारे बच्चे को वापस लेके आऊंगा। मैं पेपर में इश्तेहार दूंगा, मैं लोगों से कहूंगा जो भी मेरे बेटे को लाके देगा ना, मैं उसे बहुत सारे पैसे दूंगा। तुम लोग एक बच्चे का ध्यान नहीं रख पाए? ऐसे किससे घर से गायब हो गया? आने दो मेरा पोता घर, किसी को देखने तक नहीं दूंगी। इसीलिए भगवान तुम लोगों को लड़का नहीं देता है। माँ जी, ऐसे कैसे बोल सकती हैं आप? कैसे बोल सकती हूँ मतलब? जो है सो है। बहन जी, ये क्या कह रही है आप? सच तो कह रही हूँ मैं। लड़का है तुम्हारे घर में? नहीं है ना, इसीलिए तो आपको अहमियत नहीं है। चल बेटा चल। कीजिए प्लीज, चले जाओ यहाँ से, सब चले जाओ। रूपाली, चले जाओ यहाँ से। चल यहाँ से। माँ एक बार नहीं रुकना यहाँ, चल। रूपाली मेरी मान से गए, चले जाओ चल यहाँ से। चल तू, चल यहाँ से, चल। मैम एक बात तो साफ है, ये दीपक जैसा दिखता है वैसा है नहीं। और बाकी के लोग? मैम रूपाली के बेटा होने से उसकी जेठानी हर्षा काफी चिड़ी हुई थी। इनफैक्ट उसकी खुद की बहन भी इस बात से नाराज थी। मैम खानदान में काफी दिनों के बाद एक बेटा हुआ, इसलिए कुछ लोग नाराज थे और कुछ लोग खुश। इसका मतलब ये हुआ कि रूपाली के बच्चे के गायब होने के पीछे किसी घर वाले का भी हाथ हो सकता है। हो सकता है। सब पर नजर रखवाओ। ओके मैम। मैम, जिस बच्चे की लाश झाड़ियों के बीच मिली थी उसके माँ बाप आए। फौरन अंदर लाओ। जी।
क्यों फेंका बच्चे को? माफ करना मैडम, मैंने अपनी बीवी से झूठ बोला। थोड़ी अपनी अकल का भी इस्तेमाल करो। यहाँ क्या मिलेगा तेरे बच्चे को और तू उसे क्या दे पाएगा? अरे तो खुद ही तो परेशान रहता है। वहां जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, बड़ा आदमी बन जाएगा, जिंदगी संवर जाएगी तेरे बच्चे की। तू ये पैसे रख और इससे अपनी जिंदगी सुधार। बच्चा मुझे दे दे। पैसे और गरीबी की वजह से मैं बहक गया था। मैंने सोचा कि मेरे बच्चे की जिंदगी बन जाएगी, लेकिन जब मुझे बाद में पछतावा हुआ तो मैं पैसा लेकर अपने बच्चे को लेने के लिए निकल गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और तुम्हें जब पता चला कि तुम्हारा बच्चा मर गया तो तुमने दीपक के बच्चे को किडनैप किया और उसे मार दिया, है ना? मैडम मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूं, मैं किसी को क्या मारूंगा? मेरी खुद की गलतियों की वजह से मेरा बच्चा मेरे हाथ से चला गया। मैं किसी के बच्चों को क्यों मारूंगा मैडम? मानसी से आखिरी बार तुम्हारी कब बात हुई? कल शाम को। कल शाम को? नीरज फौरन लोकेशन ट्रेस करो, पता करो लास्ट कॉल उसने कहां से किया। उसका पकड़े जाना बहुत जरूरी है। ओके मैम। अरे आप लोग यहाँ? बहुत जादू तो हो गया मानसी जी, अब थाने चलिए, आपके सर पे चढ़ा भूत उतारना है। अरे थाने? लेकिन क्यों? वो सब तो थाने में बता देंगे। चल। मैं कुछ नहीं जानती। कुछ नहीं पता मैडम, मैं कुछ नहीं जानती। नहीं पता? बताती हूँ मैडम, रुकिए बताती हूँ। दीपक को बहुत चिंता थी कि रूपाली को बेटी हो गई तो उसकी मुसीबत बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए उसने मुझे 1 लाख रुपए दिए और मैंने बच्चे का इंतजाम किया। वो डॉक्टर दीपक का दोस्त था, उसने जांच के दौरान बता दिया कि रूपाली के पेट पे लड़का है, लेकिन मुझे तो वो बच्चा दीपक को देना ही था, तो मैंने दे दिया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि दीपक ने उस बच्चे का क्या किया। मुझे कुछ नहीं पता मैडम, कुछ नहीं पता। कहाँ चला गया दीपक? 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 दीपक! दीपक की मौत के बाद रूपाली की जिंदगी ने एक ऐसा यू टर्न ले लिया था कि जहां कल तक सबने उसे सराखों पर बिठा कर रखा था, वहीं आज दीपक के जाने के बाद रूपाली को ही सबके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। रूपाली की जिंदगी बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बदल चुकी थी। पहले उसका बच्चा गायब होता है और फिर पति की मौत। और इसके बाद आगे जो होने वाला था उसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। देखो रूपाली ने क्या कर लिया। रूपाली! ये सब कैसे हुआ? मेरी बहन और मेरे जीजा ने मुझ पर हमला किया। मारना चाहते थे वो मुझे। क्या? पर क्यों? जलते थे वो मुझसे। जब से मेरा बेटा हुआ है बहुत जलते हैं। उनकी बेटी है ना, इसलिए। चाकू कमरे में ही रखा है, आप उन्हें गिरफ्तार कर लें प्लीज। ऐसा रूपाली ने बोला आपको? कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? हमें क्या मिलेगा ये सब करके? आपको पता है, सबसे पहले उसे सोनाली ने देखा, फिर हम सबको बुलाया, हमने उसे यहाँ एडमिट करवाया। अगर हमें उसे मारना ही होता तो मारने से पहले उसे एडमिट क्यों करवाते? तो फिर रूपाली झूठ क्यों बोल रही है? मैम मुझे नहीं पता वो झूठ क्यों बोल रही है। अरे आप किसी से भी पूछ लीजिए। ये मैं और मेरी बीवी थे जो गली गली घूमकर उस बच्चे के मिसिंग पोस्टर लगवा रहे थे कि किसी तरीके से बच्चा मिल जाए। ये हम थे जो भगवान से उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। देखिए, रूपाली ने आपके खिलाफ कंप्लेंट किया है, हमें अपनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपको बहुत जल्द पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा। अब रूपाली खतरे से बाहर है, पर एक बात अजीब है, ये सारे चोट के निशान ऐसे हैं जैसे किसी ने खुद को नुकसान पहुंचाया हो। मैं समझी नहीं। जितने भी घाव रूपाली के बॉडी पे हैं, वो खुद को चोट पहुंचाने की वजह से हैं। और हाँ, ये घाव कोई जानलेवा नहीं है।
लेकिन रूपाली ने खुद से खुद पे हमला क्यों किया? मैडम, हो सकता है कि बच्चे की वजह से उसके दिमाग में असर पड़ा हो, इसीलिए उसने ये सब किया। और माओं की तरह वो भी अपने बच्चे से प्यार करते थे। कुछ भी कीजिए, उसे उसका बच्चा चाहिए। हम ढूंढ कर ले आए, उसे बच्चा चाहिए। रूपाली अपने कंप्लेंट दर्ज करवाई है। आपकी बहन और आपके जीजा ने आपको मार डालने की कोशिश की है। जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं रूपाली, किसी के खिलाफ झूठी कंप्लेंट दर्ज कराना अपने आप में एक संगीन जुर्म होता है। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने पता नहीं क्यों अपनी बहन पर इल्जाम लगाया। मुझे कुछ और सूझा ही नहीं। मेरा दिमाग चलना बंद हो गया। मेरे बच्चे का तो पहले से ही पता नहीं है और अब पति भी नहीं रहा। प्लीज मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिए। प्लीज मुझे मेरा बच्चा वापस ले। पहले बच्चा गायब हो जाता, अब उसके पिता के मर्डर का राज भी सूझा। क्या इन सब के पीछे सुहानी का हाथ हो सकता है? नहीं मैम, मैंने चेक किया है। मर्डर वाले दिन सुहानी शहर में नहीं थी। किसी और को हायर करके भी तो कर सकती है। नहीं मैम, मैंने इस एंगल पे भी काम किया है। सुहानी ऐसे किसी भी आदमी के टच में नहीं जो ऐसा कुछ कर सके। मेरे ख्याल से ये क्लियर है। तो फिर वो बच्चा जिसकी लाश हमें झाड़ियों में मिली, उसके माँ बाप, ये काम उनका भी तो हो सकता है ना? नहीं मैम, वारदात के दिन ये दोनों अपने रिश्तेदार के घर थे और इन दोनों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि ये ऐसा कुछ करवा सके। बाकी बच्ची रूपाली खुद ना सही, पर किसी को हायर करके ये काम ये भी करवा सकती है। धोखे का जख्म इंसान को वार करने पर मजबूर कर ही देता है नीरज। जहां से हमें बच्चे की लाश मिली थी, उसी जगह पर सीसीटीवी फुटेज से हमें दीपक की गाड़ी का पता चला था। उसके बाद फिर दीपक के कॉल रिकॉर्ड से हमें तांत्रिक मानसीमा का पता चलता है। अच्छा, इन दोनों ने अपने मरे हुए बच्चे की लाश को शिनाख्त कर दिया? यस मैम, कुछ फॉर्मेलिटीज के बाद इन्हें बॉडी हैंड ओवर कर दी जाएगी। उसके बाद ये लोग इसका दाह संस्कार करेंगे। मेरे पति ने आपके बच्चे को मारा था ना, इसीलिए वो भी मर गया। मेरा बच्चा भी नहीं बचेगा, वो भी मर जाएगा। ऐसा मत बोलिए, इसमें एक मासूम की क्या गलती है? देखना, आपका बच्चा आपको मिल जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा। मैं भगवान से भी उसके लिए दुआ करूंगी। मेरा बच्चा मर जाएगा, इस सब की सजा उसे मिलेगी। मेरा बच्चा मर जाएगा। मैम, एक आदमी है जो रूपाली के बेटे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। अंदर लेके आओ। जी। अब मैडम, वो उस बच्चे के बारे में जो भी कुछ जानते हो बताओ। मैडम, 20 अप्रैल के दिन जब अपने ठीक है मैडम, उस पूरे इलाके को छान मारोगी, कुछ ना कुछ जरूर हाथ लगने वाला है। ओके मैम। प्लीज आप लोग अभी बाहर जाइए। अच्छा, क्या वो आप ही का बच्चा है? हाँ, मेरा बच्चा है, मेरा मुन्ना है। अपने बेटे का कोई बर्थ मार्क बता सकती हैं आप? हाँ हाँ, उसके बाएं पांव पे एक तिल है।
मैम इस इलाके में 4 ऐसे स्कूल हैं जिनके बच्चों के यूनिफॉर्म सेम है। एक काम करो, सारे स्कूल के टाइमिंग चेक करो। वो बच्चा सुबह गायब हुआ था। मैडम, हमें हमारा पोता वापस दिला दो। मेरे बेटे की आखिरी निशानी है वो। मुझे पता है ये सब उस रूपाली का किया दे रहा है। पहले तो उसने मेरे पोते को गायब किया और बाद में मेरे बेटे को मार दिया। आप बस हमारा पोता वापस दिला दो। देखिए, इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही लंबा कोर्ट प्रोसीजर है। नीरज मैम, इन दोनों बच्चों के स्कूल में पता करो। पुलिस ने जब स्कूल में पूछताछ की तब उन्हें ऐसी बात पता चली जिसने सबके होश उड़ा दिए। 4 अप्रैल से 14 अप्रैल तक ये दोनों लगातार स्कूल नहीं आई। आप दोनों 14 अप्रैल को स्कूल जाने के लिए निकले थे, पर आप लोग स्कूल गए ही नहीं। कहाँ थे आप दोनों? देखो, डरो मत, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। बेटा इधर देख, मेरी तरफ। बिल्कुल डरो मत, सच सच बताओ क्या हुआ। हम उसकी नानी के घर जाकर उस पे नजर रखने लगे। जब भैया पैदा हुए थे तब हम बहुत खुश थे। सिस्टर, क्या हम भैया को छू सकते हैं? नहीं, अभी कोई नहीं छुएगा। मेरा पोता अभी बहुत छोटा है। मैं धीरे धीरे साफा डरने लगा। कोई फोटो नहीं खींचनी, देख ले रही हो, सो रहा है वो। मम्मी हमें कहती थी कि भैया के आने के बाद हमें अपने घर में नौकर की तरह रहना होगा। तुम्हारी चाची को बेटा हुआ है और इसका मतलब जानती हो, बेटा मतलब बेटियों की अहमियत कम हो जाती है। अब इसके बाद इस घर में नौकरों से ज्यादा अहमियत नहीं है। बार बार वहां जाके खुद भी परेशान होती है और मुझे भी परेशान करती हो। भैया को ही सब प्यार करेंगे क्योंकि वही अकेला बेटा है घर में। और मालिश संभाल के करना, मुन्ने को किसी चीज की कोई कमी ना हो। चाची, हम भैया को गोद में ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो, मालिश के बाद। हम भी मालिश करेंगे भैया की। अच्छा, आओ। अरे नहीं नहीं, सुना नहीं, छोटा है अभी, सिर्फ 3 दिन का। अरे कोई बात नहीं माँ जी, घबराने की कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। हम भाई को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। हम तो बस सारे घर वालों से प्यार चाहते थे, वो प्यार जो भाई को मिल रहा था। देखिए, इस जुर्म के लिए इन दोनों बच्चियों को एटलीस्ट 6 महीने के लिए बाल सुधार गृह में रखा जा सकता है। लेकिन अगर रूपाली केस वापस ले ले तो हम इन्हें छोड़ देंगे, ये दोनों घर जा सकती है। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, जुर्म भले ही बच्चियों ने किए, लेकिन इस जुर्म को बढ़ावा दिया है आप सबकी सोचने मिलकर। नव्या और पूजा के खिलाफ रूपाली ने कोई केस दर्ज नहीं करवाया, जिसके बाद उन दोनों बच्चियों को रिहा कर दिया गया। सोचने वाली बात यह है कि नव्या और पूजा ने जो किया उसके लिए वो कितनी जिम्मेदार है। एक लड़की होने की वजह से जो नफरत उन्हें मिली वो कितनी जायज है। आखिर हमारे घर में लड़का पैदा हो या लड़की, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों हम हमेशा लड़का होने पर ही जोर देते हैं और लड़कियों को नजरअंदाज करते हैं? अब वक्त आ गया है कि हमारे समाज से इस विकृत मानसिकता को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया जाए। बच्चों के पैदा होने से पहले उनके लिंग की जांच करवाना कानूनन अपराध है और ऐसा करने वाले लोगों और इसका समर्थन करने वाले डॉक्टर्स को कड़ी सजा हो सकती है। दीपक की हत्या का राज पुलिस के लिए अब भी एक राज बना हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि ये गुत्थी जल्द ही सुलझेगी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाना ना भूलें।